शायद ये देश की पहली ऐसी महिला सीरियल किलर होगी जो न सिर्फ बच्चियों को इसलिए मारती थी क्योंकि वो बच्चियां खूबसूरत थीं, सुंदर थीं और उसे उनकी सुंदरता देखकर जलन होती थी। ये शायद देश की पहली ऐसी सीरियल किलर होगी जिसने सभी बच्चों को मौत का तरीका जो है एक जैसा दिया, सभी को पानी में डुबो कर मारा। ये शायद दुनिया की इकलौती ऐसी माँ होगी जिसने अपने बेटे को सिर्फ इसलिए मारा ताकि उसके हाथों हुए कत्ल का शक उस पर न जाए और लोगों को लगे कि देखो बेटा भी तो उसी तरीके से मरा है, तो इस पर क्या शक करना। सीरियल किलर कहें या साइको किलर कहें, ये शायद पहली ऐसी सीरियल किलर भी होगी या साइको किलर जिसने अपने ख़ानदान, अपने परिवार के बाहर कभी किसी बच्ची या सुंदर बच्ची की तरफ नहीं देखा। इसे सिर्फ दुश्मनी थी अपने ससुराल और मायके में पैदा होने वाली हर खूबसूरत, हर सुंदर दिखने वाली बच्चियों से। कल मैंने आपको पूनम की कहानी सुनाई थी, हरियाणा के पानीपत की। कल से ये पुलिस कस्टडी में है और पुलिस ने जब इससे पूछताछ की तो पूरी कहानी निकल कर आज सामने आई है। आखिर पूनम को सुंदर बच्चियों से क्यों जलन थी? वो क्यों सिर्फ पानी में डुबो डुबो कर मारती थी? और क्या अगर वो पकड़ी न जाती तो और भी ऐसी ही बच्चियों का कत्ल होता? जब पुलिस ने उससे पूछा पहला सवाल कि आप क्यों मारते थे बच्चियों को पानी में डुबोकर, पूनम का जवाब था कि पानी में मैं इसलिए डुबोकर मारती थी ताकि मैं इस बात पे कंफर्म हो जाऊं कि वो मर चुकी हैं, क्योंकि पानी में डूब कर मारने से जब तक वो जिंदा होती हैं पानी में एक बुलबुला सा छूटता है, लेकिन पानी जैसे ही शांत हो जाता है और उसका मुंह उस पानी के अंदर होता है, नाक पानी के अंदर होता है, तो मैं समझ जाती हूँ कि अब बुलबुला नहीं आ रहा है, इसका मतलब अब उसकी सांसें नहीं चल रही और वो मर चुकी है। बाकी किसी और तरीके से मारती तो मुझे पुख्ता यकीन नहीं होता कि वो वाकई मर चुकी या बेहोश है। तो पानी में मारने का तरीका जो था वो इसीलिए चुना क्योंकि मैं खुद मुतमईन हो जाती थी कि हाँ ये अब मर चुकी है। दूसरा, उसने कहा कि पानी में मारने का तरीका इसलिए भी मैंने चुना क्योंकि ये सबसे आसान था। हमारे पूरे हर परिवार के घर में एक पानी का हौदी या टंकी होती है, तो वहाँ छोटे बच्चे आराम से उसमें डुबाए जा सकते हैं। पूनम से जब पुलिस ने पूछा कि आपके ख़ानदान में तो और भी बहुत सारी बच्चियां हैं, कुछ अभी भी पैदा होने वाली हैं, तो आगे उसने कहा कि जब जब मेरे अपने ख़ानदान में मायके ससुराल वालों की तरफ से कोई भी एक बच्ची जिसकी खूबसूरती की कोई तारीफ़ करता, अपने ही रिश्तेदार, और वो बच्ची मुझे खूबसूरत लगती तो मेरे अंदर कुछ होता था और फिर मैं उसको अपना टारगेट बनाती थी। मुझे नहीं पता आने वाले वक्त में भी मेरे अंदर यही चीज़ होती और मैं मार देती। 4 कत्ल के बाद पकड़ी गई पूनम एक तरह से इस ख़ानदान में और कई सारी बच्चियों का कत्ल होने से अब बच गया। न पकड़ी जाती तो मालूम नहीं और कितनी बच्चियां इसी तरह से डुबो डुबो कर मारी जाती। मैंने कल आपको कहानी जो सुनाई थी उसको संक्षेप में जिन लोगों ने नहीं सुनी थी सुनाकर आगे बढ़ जाता हूं। वो ये थी कि पूनम नाम की एक महिला जिसके ऊपर 4 बच्चियों, 3 बच्चियां और 1 बच्चा, उसका अपना बेटा 3 साल का शुभम, इसको मारने का इल्ज़ाम था। क्यों, कैसे और कैसे खुलासा हुआ, पेश है पूरी कहानी। पूनम सोनीपत की रहने वाली थी। 2019 में नीरज नाम के एक लड़के से जो पानीपत का रहने वाला, उसकी शादी हो गई। शादी के बाद 2020 में पूनम और नीरज को एक बेटा हुआ। इन्होंने उसका नाम रखा शुभम। पूनम अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, उसने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया था। फिर उसका जब शादी हो गई, ससुराल आ गई, तब उसने अपने पति से कहा वो अभी पढ़ना चाहती है, टीचर बनना चाहती है। पति ने सपोर्ट किया और ससुराल में आने के बाद उसने बीएड का एग्ज़ाम दिया और बीएड क्लियर कर लिया। तो एमए इन पॉलिटिकल साइंस और बीएड, एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी शुभम जैसे जैसे बड़ा होने लगा, 2020 में पैदा हुआ था, जब वो 2 साल का होने लगा तो उसके मायके वाले, ससुराल वाले, उसके जानने वाले रिश्तेदार अक्सर ये कहते कि पूनम तुम्हारा बेटा तुम्हारे ऊपर नहीं गया, सुंदर नहीं दिखता है, मतलब तुम बहुत सुंदर हो। शुरू में तो पूनम ने इसको इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे जब ख़ानदान के लोग बोलने लगे तो उसे बहुत बुरा लगने लगा। और इसी बीच में बहुत सारे लोग जब किसी ख़ानदान के किसी फंक्शन में इकट्ठा होते तो वहाँ कोई बच्ची होती तो कहते देखो कितनी प्यारी बच्ची है। अमूमन हम सभी कहते हैं किसी बच्चे को देखकर बच्चे सभी प्यारे होते हैं, तो किसी के बारे में कहते हैं कि बहुत प्यारी लग रही, बहुत सुंदर लग रही, बहुत अच्छी लग रही, बहुत खूबसूरत लग रही है। पूनम को अब अचानक ये बातें बुरी लगने लगी, इससे पहले नहीं लगती थी। उसे लगा कि लोग दूसरों की बच्चियों की खूबसूरती की तारीफ़ कर रहे हैं और मेरे बेटे को कह रहे हैं कि ये तुम पर नहीं आ गया है और ये मतलब दिखने में अच्छा नहीं है, सुंदर नहीं है।
ये पहला मौका था जब पूनम को गुस्सा आया कि उसका बेटा उसके जैसा खूबसूरत या सुंदर क्यों नहीं है और बाकी बच्चियों को लोग सुंदर क्यों कहते हैं। धीरे धीरे अभी उसके अंदर गुस्सा घर करता जा रहा है। वक्त बीता, 2023 आया। 2023 नवंबर का महीना था। जो पूनम की अपनी ननद की एक 11 साल की बेटी वो घर आई पूनम की, और 11 साल की जो बेटी थी ननद की, वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। लोग उसकी अक्सर तारीफ करते थे। इशिका नाम था उसका, उम्र 11 साल। तो जब ननद की बेटी घर में रहने आई, स्कूल की छुट्टी थी, तो घर में रहने के दौरान आस पड़ोस के भी लोग आते और इशिका को देखकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करते थे। पहले से ही अपने बच्चे के बारे में, अपने बेटे शुभम के बारे में जो उसने सुना, और अब इशिका के बारे में जब लोग तारीफ करते, तो अब पूनम को बर्दाश्त नहीं हुआ। इशिका उसके घर पर थी। इसी गुस्से में एक रोज़ जब घर में कोई नहीं था, नवीन उसका पति बाहर गया हुआ था, सिर्फ घर के अंदर पूनम और इशिका और उसका बेटा 3 साल का शुभम थे। घर के अंदर हरियाणा के इस पूरे पार्ट में आप जाएंगे तो बहुत सारी पानी की टंकियाँ होती हैं, अलग अलग शेप की, कुछ प्लेन वाला, कुछ और बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत डिज़ाइन होते हैं। तो वो इशिका ननद की बेटी लगा के अपने ही घर में है, वो उसे अपने साथ ले गई छत पर पानी की टंकी में, और पानी की टंकी में उसने इशिका को गोद में उठाया और अंदर डाल दिया। थोड़ी देर में इशिका की मौत हो गई। इत्तेफाक से तब पूनम और इशिका के पीछे पीछे उसका 3 साल का बेटा शुभम भी आ गया था, और शुभम ने अपनी माँ को इशिका को उठाकर टंकी में डालते हुए देख लिया। पूनम घबरा गई। उसे लगा है तो 3 साल का, लेकिन किसी को कुछ बता ना दे तो क्या करे। अचानक उसने शुभम को उठाया और उसी पानी के टंकी में डाल दिया, अपने बेटे को। इसके बाद वो नीचे आ गई। कुछ वक्त के बाद अब ढूंढना शुरू किया गया, भाई शुभम कहाँ है। खुद उसमें पूनम आगे आ गई कि मेरा बेटा भी नहीं है, इशिका भी कहीं गायब है। पूरे घर में इधर उधर ढूंढा गया। फिर अचानक पानी की टंकी को भी, क्योंकि बच्चे खेलते थे, झांक कर देखा गया तो अंदर 2 लाशें तैर रही थी, एक इशिका की, एक खुद पूनम के बेटे की। अब जब पूछा गया तो पूनम ने बताया, क्योंकि घर में वो अकेली थी, कि बच्चे गए थे छत पर खेलने, खेल खेल में शायद गिर गए। हर एक ने यही मान लिया, क्योंकि इशिका के साथ साथ शुभम की भी लाश मिली थी। शुभम तब तक इकलौता बेटा था, किसी को शक की कोई गुंजाइश नहीं थी पूनम पर। दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया और हर एक ये मान बैठा कि ये हादसा था। पूनम अब बहुत खुश थी कि जिस इशिका की सुंदरता की सब तारीफ करते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, और इस बात पे भी खुश थी कि चलो उसका जो बेटा है, जिसे लोग कहते थे कि माँ की तरह सुंदर नहीं है, वो भी अब नहीं है। लोगों ने इस बात को मान लिया। धीरे धीरे वक्त बीता, 2025 आ गया, अगस्त। अभी तक सब ठीक था, अभी किसी और बच्ची ख़ानदान में कोई बड़ी हो रही है, ऐसे कुछ उसकी तारीफ नहीं हो रही थी। तभी 2025 अगस्त का महीना आया, और अगस्त के महीने में पूनम अपने मायके गई। मायके जाने के बाद, मायके में थी, तभी मायके में पूनम को अपने चचेरे भाई की बेटी थी 6 साल की, जिया, वो दिखाई दी। अच्छा, मायके काफ़ी वक्त के बाद गई थी, अब जिया थोड़ी बड़ी हो रही थी, 6 साल की हो गई। जिया भी देखने में सुंदर थी। जब वहाँ गई तो लोग जिया की बहुत तारीफ़ करने लगे। अब 2 साल का अंतराल या वक्फा हो चुका था जब उसने 2 कत्ल किए थे। 2 साल बाद जैसे ही जिया की उसके मुंह पर पूनम के तारीफ़ करने लगे, पूनम को फिर गुस्सा आया। अच्छा, इस दौरान हुआ ये था कि शुभम के बाद पूनम दोबारा प्रेग्नेंट हुई और उसने एक और बेटे को जन्म दिया, और ये भी 2025 में ही। बेटा उसका कुछ महीने का। और कमाल ये कि जब मायके गई तो उसके बेटे की देखभाल वही ननद कर रही थी जिसकी बेटी जिया थी। तो जब उसने जिया को देखा, फिर देखा कि जिया की लोग तारीफ कर रहे हैं, तो उसे अचानक इशिका याद आ गई और गुस्सा आ गया। एक रोज़ घर में कोई नहीं था, उस घर में भी पानी की टंकी थी। पूनम जिया को टंकी के पास ले गई और उसने उसको टंकी में डाल दिया, नीचे चली आई। बाद में अब जिया की खोज शुरू हुई। कुछ वक्त के बाद पानी की टंकी पर लोगों ने तलाशा और अंदर से फिर एक बच्ची की लाश तैरती हुई नजर आई। फिर यह हुआ कि शायद वो खेल खेल में टंकी में गिर गई। लेकिन तब पूनम के जो चचेरा भाई था, कज़न, जिसकी बेटी थी जिया, उसे थोड़ा सा शौक
मतलब शक हुआ और वो शौक भी हुआ कि एक ही तरह का हादसा 2 साल में तीसरी बार हुआ है। पहले उसका बेटा पूनम का, फिर ऋषि का, और अब इसके घर में आते ही जिया पानी की टंकी भी। कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वैसे भी इस दौरान में पूनम को लेकर बहुत सारी बातें होती थी कि पढ़ी लिखी है, सब ठीक है, लेकिन लोगों से घुलती मिलती नहीं है, बातें नहीं करती, अपने आप को अकेला रखती है, घर में भी, ससुराल में भी, मायके में भी। शक हुआ था कज़न को, लेकिन बात ऐसी थी कि उसे लगा किससे शेयर करे, इसलिए वो खामोश हो गया। उसे लगा कि शायद वाकई हादसा है। ये बात उसने अब कही कि उस वक्त उसे अपनी भाभी पर शक हुआ था, चचेरा भाई था, मतलब बहन पर। लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। लोगों ने किस्मत मान लिया और ये मान लिया कि जिया की मौत भी पानी की टंकी में एक हादसे की वजह से हुई। खेलते खेलते वो गिर गई। इसके बाद कुछ दिन तक वो मायके में रही, शोक वोक मनाया गया, फिर वापस आ गई अपने ससुराल। ससुराल आने के बाद अब वो नॉर्मल, ठीक ठाक, क्योंकि अभी आसपास में उसके कोई खूबसूरत बच्ची नहीं है। तभी नवंबर में उसके पति नीरज के मामा के घर में शादी थी, और शादी दो थी, नीरज के मामा की बेटी की और बेटे की। 30 नवंबर को बेटी की शादी थी, बारात आनी थी, और 1 दिसंबर को बारात जानी थी, बेटे की शादी थी। चूँकि मामा का मामला था, नीरज अपने पूरे परिवार के साथ उस गांव में पहुंच गया जहाँ यह शादी थी, और उसमें पूनम भी थी। पूनम वहाँ पहुँचती है, शादी में शामिल होती है बेटी के। 30 तारीख को सब कुछ नॉर्मल। लेकिन 30 तारीख की रात से उसके अंदर फिर से एक हैवान जागना शुरू होता है। उसकी वजह यह है कि जब वो शादी के घर में पहुंची, अब शादी का घर है तो सभी तैयार होते हैं, बच्चे भी तैयार होते हैं। तो इस बार जो बच्ची थी उसका नाम था विधि, 6 साल की बच्ची, इसी परिवार की। विधि का भी रंग रूप बहुत अच्छा, और शादी का मौका, बच्चों को तैयार किया जाता है अच्छे से, तो वो सच संवर कर और भी बहुत क्यूट सी लग रही थी। कुछ लोगों ने तारीफ़ कर दी। इत्तेफाक से पूनम वहीं पर थी। जब उसने विधि की तारीफ सुनी, वो जल गई, और फिर से उसे वही इशिका, फिर जिया, ये सब याद आने लगे, और ये भी फैमिली की। तो उसे लगा कि विधि की तारीफ क्यों कर रहे हैं और विधि इतनी अच्छी क्यों है। अब उसका मूड अचानक स्विंग हो गया, और अब वो विधि के पीछे पड़ गई कि इसको भी रास्ते से हटाना, और उसने फैसला कर लिया कि चौथा कत्ल उसी का करेगी। अब 30 की शादी निपट गई। 1 दिसंबर को बारात जानी थी, दोपहर को बारात निकलनी थी, सभी तैयारी थी, पूनम को भी जाना था। ऐन वक्त पर पूनम ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। घर में कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी थी जो नहीं जा सकती थी, तो उसने कहा मैं यहीं रहूँगी, तुम लोग बारात में हो। सबको अजीब भी लगा, क्योंकि सारी तैयारी करके आई थी, लेकिन बारात में नहीं गई, पर फिर भी लोगों ने शक नहीं किया, चले गए। इधर विधि अभी घर में थी, और विधि को कुछ देर के बाद अपने पेरेंट्स के साथ बारात में जाना था। तो उस दौरान विधि घर में, और पूनम ने यह देख लिया था कि विधि घर में, और उसे ये बात पता थी कि विधि अभी नहीं जाएगी, कुछ घंटे बाद जाएगी। अब घर में सिर्फ बुजुर्ग महिलाएं, बारात चली गई, महिलाएं गीत गाते हुए निकल गईं। मौका मिला, पूनम ने देखा विधि को सीढ़ियों के पास खेल रही है। वो उसके पास गई, पूनम को जानती थी, उसका हाथ पकड़कर वो उसी घर के अंदर स्टोर रूम में ले गई। स्टोर रूम में असल में पता था पूनम को कि एक प्लास्टिक का बाथ टब रखा हुआ है, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, जिसमें बच्चे को नहलाते हैं। वो वहाँ ले गई। पहले बाथ टब में उसने पानी भरा, और उसके बाद जब इतना पानी हो गया कि विधि का सर उसके अंदर डाल सके, उसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया, उसका गला पकड़ा और उस पानी के अंदर उसका सर डाल दिया। वो छटपटाती रही, चिल्लाती रही, थोड़ी देर के बाद शांत हो गई। इस कश्मकश के दौरान पानी के कुछ छींटे भी आए, जिससे खुद पूनम गीली हो गई, उसके कपड़े भीग गए। उसके बाद वो वहीं लाश छोड़ती है, बाहर स्टोर रूम के निकलती है, दरवाज़ा बंद करती है और नीचे आ जाती है। जब कुछ लोगों की नज़र पड़ती है उसके गीले कपड़ों पर, तो उन्हें हैरानी भी होती है, पूछते भी हैं। वो कहती है पानी गिर गया, कभी कहती है दूध गिर गया। तो खैर ये सारी चीज़ें हो गई। अब जब विधि के घर वाले उसको ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिलती है, तो फिर स्टोर रूम में जाते हैं, और वहाँ उसकी लाश मिली थी। फिर पुलिस को फ़ोन कर दिया गया, क्योंकि उसके दादा पहले सब इंस्पेक्टर थे। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उसने देखा, तो पहली चीज़ जब देखा कि ये बाथ टब प्लास्टिक का इतना छोटा है, इसमें 6 साल की विधि डूब ही नहीं सकती। और दूसरा ये था कि बाहर से कुंडी लगी हुई थी स्टोर रूम, तो यानी कि कुंडी लगाने वाला ही जिम्मेदार है, और विधि की मौत पानी में डूबने से नहीं हुई, कत्ल है। तफ्तीश शुरू हुई, सारी महिलाओं से पूछताछ हुई। उन महिलाओं में पूनम ने भी बयान दिया। उसने कहा मैं यहीं थी, विधि
तो मेरे सामने खेल रही थी, फिर पता नहीं वहाँ तक कहाँ पहुँची, एकदम नॉर्मल कॉन्फिडेंटली, पढ़ी लिखी थी। फिर एक एक करके जब महिलाओं से बात पुलिस ने अपने तरीके से किया, कौन कहाँ था बारात जाने के, बारात में कौन कौन नहीं गया, क्यों नहीं गया, तो पहली बार पुलिस को पता चला कि बारात में जाना था पूनम को, ये गई नहीं। अब पुलिस को लगा खटका कि ये क्यों नहीं गई। फिर कुछ महिलाओं ने बताया कि कौन कहाँ पे उसका उस वक्त का लोकेशन था, तो एक महिला बोल गई कि मैंने देखा था यहीं पर और पूनम के कपड़े गीले थे, जबकि वो सुबह नहा चुकी थी। पुलिस को दूसरा शक हुआ। फिर आसपास के जब सीसीटीवी पुलिस ने खंगाले तो देखा कि उसी जगह पर पूनम कई बार आ रही है, जा रही है, और उसके हरकतों से लग रहा है वो थोड़ी घबराई हुई है, परेशान है। ये सब चल ही रहा था कि तभी कुछ लोग पुलिस की मौजूदगी में बात कर रहे थे इस खानदान की। उन्होंने कहा ये पता नहीं हमारे परिवार में क्या है, ये चौथा मामला है। पुलिस वालों ने पूछा क्या चौथा मामला है। उन्होंने कहा कि इससे पहले हमारे 3 बच्चे इसी तरह से पानी की हौदी में, टंकी में डूब कर मर चुके हैं, और सबकी उम्र यही जब 6 साल, 3 साल, 11 साल, बस एक सबसे बड़ी शिका थी। पुलिस को ये बात बड़ी अजीब लगी। और यहाँ 2 चीज़ जो अजीब लगी कि बाहर की कुंडी लगी हुई है और अंदर टब छोटा है। तो पुलिस ने पता करना शुरू किया कौन कौन, तब उन्होंने बताया। अब सीसीटीवी कैमरा, कपड़े गीले, कुंडी लगी हुई, ऐन वक्त में बारात पे ना जाना, सस्पेक्ट नंबर 1 पूनम थी। पुलिस ने पूनम को अपने साथ ले गई, पूछताछ के नाम पर पूछताछ शुरू की। जो वहाँ बयान दे रही थी, पुलिस स्टेशन में बयान देने में वो थोड़ा सा घबराने लगी। पुलिस ने सख्ती दिखाई और पूनम ने एक्सेप्ट कर लिया कि उसी ने विधि को मारा है पानी में डुबोकर। अब अभी भी पानी पर पुलिस इस बात पर सिर्फ खुश है कि चलो एक बच्ची के कत्ल का मामला कुछ घंटों में सुलझा लिया। लेकिन जैसे ही ये बात पता चली कि विधि ने ये कबूल कर लिया है कि विधि को मारने की बात कबूल कर ली है पूनम ने, अभी उनके रिश्तेदारों तक बात पता चली। अब वो सभी हैरान। अब सभी को वो 2023 से लेकर अगस्त 2025 तक की 3 मौत याद आने लगी, क्योंकि सभी पानी में डूबकर उनको मारा गया था, डुबोकर। अब वो लोग थाने पहुंचे, पुलिस वालों से कहा कि आज सच है पूनम ने मारा है। पुलिस ने कहा ये एक्सेप्ट कर रही है। तब उन्होंने कहा फिर जो 3 बच्चों की हमारे खानदान में मौत हुई है उनकी भी तो एक ही तरीके से हुई है। पर फिर उसने कहा कि नहीं, उसमें तो उसका बेटा भी था, बेटे को थोड़ी मारेगी। अब पुलिस तक ये पूरी बात पहुंच गई, सीनियर अफसरों तक। उन्हें लगा ये क्या है, एक ही तरीके से पूरा पैटर्न है ये मौत का, पानी में डुबोकर। अब पुलिस को लगा कि नहीं, ये एक मर्डर नहीं, ये तो सीरियल किलिंग का मामला है। दोबारा पुलिस की एक टीम पूनम को अलग कमरे में ले जाती है और पूछती है कि तुमने सिर्फ विधि नहीं 3 और कत्ल किए। अब तक पुलिस को सारे 3 बच्चों के नाम भी पता थे, इशिका, खुद उसका बेटा शुभम, और उसके बाद जिया। थोड़ी देर के बाद पूनम ने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। उसने कहा हाँ, मैंने उन सबको भी मारा। तब पुलिस ने पूछा तुमने क्यों मारा, और तब उसने बताया कि मुझे उनकी सुंदरता से जलन। जो पुलिस अफसर हैं वहाँ के, उन्होंने कैमरे पर मीडिया के सामने बात की थी। उनकी सिर्फ 2 लाइन आप सुन लीजिए। जितनी देर से मैं कहानी सुना रहा हूँ उसका पूरा सार आपको समझ में आएगा। सिर्फ 2 लाइन कि खुद पुलिस अफसर क्या कह रहे हैं, सुनिए। जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। साइको जो है किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है, इसकी ये सोच है। हाँ, इसने अपना बेटा भी मारा है। साइको किलर सुंदर होने की वजह से वो मार देती थी। क्राइम की दुनिया में, कम से कम अपने देश में, क्या आपने इससे पहले ऐसी कहानी सुनी किसी लेडी के बारे में? अब इसे आप सीरियल किलर कहें, पूनम को साइको किलर कहें, या एक अजीब किलर, और जिसने सिर्फ और सिर्फ, उससे पुलिस ने ये भी पूछा था कि तुमने अपने ही खानदान के बच्चों को निशाना क्यों बनाया। उसने कहा मुझे बाहर की दुनिया से मतलब नहीं, यही लोग मेरे बच्चे के बारे में बात करते थे और यही लोग, मुझे लगता था कि मुझसे आगे चलकर सुंदर ना हो जाए, तो इसलिए मैं सिर्फ खानदान के लोगों को मारती थी, चाहे वो मायके के हो या ससुराल के हो। उसने अपनी ननद की बेटी को मारा और अपने मायके में अपने भाभी के भी, कज़न के भाई, चचेरे भाई को भी। फिलहाल अभी कस्टडी में है और पुलिस के हिसाब से अगर ये पकड़ी ना जाती तो आने वाले वक्त में अगर किसी भी इसके ख़ानदान की किसी बच्ची के बारे में कोई बोल देता कि ये सुंदर है तो उसका मरना भी तय था। तो बहुत सारी बच्चियों की शायद जान बच गई। तो ये थी आखिरी बात।